जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले सीडीएस सेकंड 2024 के अंदर जितने भी पॉलिटिकल साइंस के सवाल पूछे गए थे उन सवालों को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि सवाल में पूछा क्या गया है। देखिए, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के अंदर खेलता है लैंग्वेज के ऊपर। सवाल बड़े बेसिक से होते हैं पर लैंग्वेज को घुमा के सवाल को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल के बारे में हम बात करें। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेज। पहला सवाल कहता है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। भारत का जो लीगल सिस्टम है उसके मेजर कंपोनेंट इसमें से क्या है। अब देखिए, हालांकि ये जो टॉपिक है लीगल सिस्टम वाला, ये नॉर्मली सीडीएस में कवर नहीं होता, बट बड़ी अचंभे की बात है कि इस बार यूपीएससी ने ये वाला टॉपिक भी रख दिया है। याद रखिएगा, इंडियन लीगल सिस्टम सीआरपीसी आईपीसी नॉर्मली ये कवर नहीं होता, बट यहां पर ये रखा गया है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना अब जरूरी हो जाता है। चलिए, यहां पर एक पूछा जा रहा है कि बेसिक कंपोनेंट कौन से इनमें से भारत के लीगल सिस्टम के। बेसिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल इंटरेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बेसिक कंपोनेंट्स है। ये हमारे संविधान के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज है वही हमारे लीगल सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स भी। बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो संविधान को क्या कहा जाता है, ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है संविधान, और सारे लॉस उसके अंडर आते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट सही है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कन्फर्ड बाय द ऑर्डिनरी स्टेटस। बिल्कुल सही बात है। ऑर्डिनरी स्टेटस के द्वारा आपको क्या राइट्स एंड आपकी फ्रीडम्स क्या क्या होती है, इसके बारे में भी आपका हमारा जुडिशियल सिस्टम बताता है। हाँ, बिल्कुल बताता है। इंडियन लीगल सिस्टम का कंपोनेंट है। अगर आपके राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं तो बिल्कुल आप इसके थ्रू, आप इसके तहत अपने राइट्स को वापस भी पा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू इन्फोर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स। बिल्कुल सही है। राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स। संविधान के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये चीज की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही है। याद रखिएगा, 1 2 3 तीनों सही है। अब देखिए, यहां पर जो स्टेटमेंट देकर रखा है उसमें दो ऑप्शन तो कट ही जाते हैं। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट क्या कहता है। लीगल एंड जुडिशियल पर्सन, नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, लीगल एंड जुडिशियल पर्सन इसके अंदर कनेक्ट नहीं होते। लीगल हो सकते हैं बट नॉट द जुडिशियल पर्सन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब है 1 2 एंड 3 ओनली। दैट्स व्हाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज बीन एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 2019। जी, सीए के बारे में बात की जा रही है। सीएए 2019 जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें चेंज भी की गई थी और जो अवधि थी वो कम कर दी गई थी। कितना कर दिया गया था अवधि? 5 साल कर दी गई थी, है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ी भी थी, क्लासेस के अंदर भी पढ़ी है। अब सिटीजनशिप एक्ट के अंदर ये क्लियरली लिखा गया है कि जो छठे शेड्यूल के अंदर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं ये इसके अंदर नहीं आएंगे। क्लियरली लिखा गया। सीए को आप क्लियरली पढ़ेंगे तो 6 शेड्यूल के अंदर जो 4 स्टेट्स हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द 6th शेड्यूल एरिया। कि छठे शेड्यूल के एरियाज इसके अंदर क्लियरली नहीं आते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, हु वॉज द फॉलोइंग स्टेटेड द अ जस्ट society in the society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of a compassionate society। बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये बाबा साहब की किताब के अंदर उन्होंने लिखा था, एनिहिलेशन, आई थिंक द बुक्स नेम इज दैट। और उसके अंदर इस स्टेटमेंट बाबा साहब ने लिखा है। काफी फेमस चीज है ये कि साहब एक सोसाइटी अगर आपको बनानी है तो आपको जात पात का भेदभाव, ऊंच और नीच वाला भेदभाव आप नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर था भीमराव अंबेडकर साहब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए देखते हैं। क्रिमिनल लॉस इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्रिमिनल लॉस स्टेट का, केवल स्टेट का सब्जेक्ट हो सकता है क्रिमिनल लॉ। बिल्कुल लॉजिक की बात है। सब क्रिमिनल लॉस क्या केवल स्टेट का सब्जेक्ट हो सकता है एक्सक्लूसिवली? पॉसिबल है ही नहीं। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट केवल क्रिमिनल लॉ हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या सेंट्रल के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है क्रिमिनल लॉस को लेकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका पहला स्टेटमेंट तो यहां पर रॉन्ग हो जाता है साहब, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ओके, फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा भी क्लासेस के अंदर भी कि आप जब कॉन्करेंट लिस्ट को पढ़ते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ही आती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। दैट मींस बी ओनली, सेकंड नंबर ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ओके, which one of the following organization challenge the constitutionally of section 377। LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में ये था कि क्या उस चीज को लीगल डिक्लेयर किया जाएगा, इनलीगल डिक्लेयर किया जाएगा। बेसिकली आर्टिकल 14, 15 से रिलेटेड ये केस था।
और ये केस लड़ा था एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, याद रखिएगा उसका नाम यहाँ पर है, दैट इज नास फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट। इसने केस लड़ा था और ये केस जीत भी गई थी। वो आर्टिकल 377 के बारे में आपको पता भी होगा कि फिर ये चीज़ इनलीगल नहीं थी, तो ये चीज़ थी। LGBTQ कम्युनिटी के बारे में केस था, इंटरेस्टिंग केस है और एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है LGBTQ कम्युनिटी की, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे परेड्स निकाली जा रही है और अब ये क्राइम नहीं रह गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। केस स्टडी करना जरूरी होता है CDS एग्जामिनेशन के अंदर। आगे चलिए, as per the article 371G of the Constitution of India, स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम को लेकर आर्टिकल 371G में मिजोरम को कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए, वहां के लेजिस्लेचर को, वहां की विधानसभा को कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए। अब इस सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से इन अधिकारों में से कौन सा अधिकार कवर नहीं होता है, कवर नहीं हो रहा है, पूछा जा रहा है। पहला, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द मिजोरम्स, बिल्कुल सही बात है, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द मिजोरम्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाए जब तक स्टेट गवर्नमेंट उस कानून को पास नहीं कर देता, मतलब मिजोरम की विधानसभा जब तक उस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो मिजोरम में लागू नहीं होगा। सेंट्रल बनाए तो बनाए, स्टेट गवर्नमेंट मिजोरम की जब तक उस कानून को विधानसभा में पास नहीं करेगी ना, वो कानून मिजोरम में लागू नहीं हो सकता। स्टेट का एक्सक्लूसिवली पावर है यहाँ पे। अगला, मीजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स, बिल्कुल सही बात है। मिजोरम के जो कस्टमरी लॉ, जो पुराने उनके कानून है, उसको लेकर भी वहां की विधानसभा के पास अधिकार है कि वो उसमें चेंज भी कर सकती है, और सेंट्रल ने अगर कानून बना भी दिया उसको लेके, तो यहां पर स्टेट असेंबली का एक तरीके से एक हमें कह सकते हैं कि उसका सहमति लेना बहुत जरूरी हो जाता है। उसकी सहमति के बिना आप लागू नहीं कर सकते, ये बात भी बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द मीजो कस्टमरी लॉ। देखो नॉर्मली जस्टिस वाली अगर समस्या आती है तो उस पर सेंट्रल का पावर है, बट अगर मीजो कस्टमरी लॉ, मिजोरम के जो कस्टम्स है उसको लेकर अगर कोई केस आता है तो उसको लेकर भी एक्सक्लूसिव पावर वहां के लेजिस्लेचर के पास है। तो 3 तो बिल्कुल सही है साहब, ऑब्वियसली आंसर चौथा ही होने वाला है। ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नहीं, नेचुरल रिसोर्सेस का ट्रांसफर करना है तो भैया ये स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। मिजोरम का जो असेंबली है उसके पास एक्सैक्टली पावर नहीं है कि साहब नेचुरल रिसोर्सेज ट्रांसफर कर दिए, हमारा जंगल हमने किसी दूसरे स्टेट को दे दिया। लॉजिक की बात थी, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अगला सवाल, ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल था। स्पीकर की लिस्ट मेंशन थी यहाँ पर, बताना था कि कौन कब स्पीकर रहे हैं। देखिए देखते हैं यहाँ पर, मनोहर गजानन जोशी जी ये 13वीं लोकसभा के स्पीकर थे। इसके बाद सोमनाथ चटर्जी 14वीं लोकसभा के स्पीकर थे, काफी इंटरेस्टिंग है। मीरा कुमारी जी भारत की पहली महिला स्पीकर आप इन्हें कह सकते हैं, 15वीं लोकसभा की स्पीकर थी। और सुमित्रा महाजन जी ये 16वीं लोकसभा की स्पीकर थी, दोनों महिलाएं। इस हिसाब से इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सवाल था, तो कई बार ऐसे सवाल भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल, which one of the following terms was used for the states in the draft constitution presented by the Dr. Bhimrao Ambedkar साहब in 4th November 1948। 4 नवंबर 1948 को जब बाबा साहब ने फाइनल ड्राफ्ट भारतीय संविधान का प्रेजेंट किया तो उन्होंने भारत के जो राज्यों ने क्या कह के बुलाया था। देखिए सीधी सी बात है, आर्टिकल 1 क्लियरली इससे रिलेट करता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। यही बात बाबा साहब ने भी कही थी। तो बड़ा आसान सवाल था कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये अगर ये बड़ा सर्कल यूनियन है, संघ है, तो ये संघ छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है। और ये हमारे देश की अखंडता के बारे में बात करता है कि किसी भी राज्य को इस संघ से बाहर जाने का अधिकार नहीं है। राइट टू सिकेड अपने देश के अंदर नहीं दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब यही था, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। चलिए ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए और क्वेश्चन काफी आसान थे। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट पेपर के अंदर मिलता हूं, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।